जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फैंग युआन अपने प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज को याद करके सोच रहा था कि कैसे ची लियान ने अपने ग्रैंड सन ची चैन के रिजल्ट को फेक करके बी ग्रेड का कर दिया था, जबकि उसका टैलेंट सिर्फ सी ग्रेड का था। वह सोच रहा था अगर वह चाहे तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वह एल्डर ची लियान को ब्लैकमेल कर सकता है। फिर वह सोचता है कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अभी क्लैन को बताता हूँ तो मुझे कुछ थोड़े बहुत रिवॉर्ड मिल पाएंगे, लेकिन इस वजह से एल्डर ची लियान मुझसे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे और मेरी लाइफ को किसी न किसी तरीके से मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे। वह यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसे एल्डर की आवाज़ आती है जो उसका नाम लेती है, गु यूए फैंग युआन। जो सुनकर फैंग युआन अपने होश में आता है और वह अपने चारों ओर देखता है। उस समय फैंग युआन के आसपास का माहौल बहुत ही शांत हो गया था। सबकी आंखें सिर्फ फैंग युआन को ही देख रही थी, जिसे देखकर फैंग युआन हल्के से मुस्कुराता है और सभी की नज़रों के सामने वह रिवर को क्रॉस कर दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वह महसूस करता है कि उस पर किसी तरह का इनविजिबल फोर्स पड़ रहा है। ये प्रेशर स्प्रिट स्प्रिंग के डीप एरिया से आ रहा है। वह सोचता है कि स्प्रिट स्प्रिंग प्राइमल क्यूआई प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ प्राइमल क्यूआई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ एक प्रेशर बन रहा है जो अभी मेरे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन कुछ ही देर में फैंग युआन के पैरों के नीचे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से गोल्डन लाइट निकलने लगती हैं जो फैंग युआन के बॉडी में एंटर करने लगती हैं, जिसे देखकर फैंग युआन हमें बताता है कि ये लाइट कुछ और नहीं बल्कि एक गू है, जिन्हें हम होप गू कहते हैं। लीजेंड कहते हैं कि जब ये दुनिया बनी थी तब यहाँ सिर्फ बीस्टों का राज था, लेकिन उस समय एक ह्यूमन इस दुनिया में आया जिसका नाम रेंजू था, जो इन बीस्टों का कच्चा मांस और ब्लड पीकर सरवाइव कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट थी। उस समय एक वाइल्ड बीस्टों का ग्रुप था जिसे प्रेडिकमेंट कहा जाता था। ये बीस्ट के ग्रुप रेंजू को खाने के लिए तरसते थे और उसे हमेशा हंट करने की कोशिश करते थे। उस समय रेंजू एक नॉर्मल ह्यूमन ही था। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वह उन बीस्टों के ग्रुप से लड़ पाए, जिस वजह से उसे सरवाइव करने में बहुत ही दिक्कत होती थी। तो उसी समय तीन गु अपीयर होते हैं जो उससे कहते हैं, अगर तुम हमें अपनी यूथ दे दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस समय रेंजो के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे अपने यूथ को उस गु को देना पड़ता है, जिसके बदले में वह पहला गु उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसके साथ मर्ज हो जाता है, मतलब कि वह उसके पास चला जाता है, जिस स्ट्रेंथ का यूज करके वह उन प्रेडिकमेंट से लड़ने लगता है और उनसे बच जाता है। ऐसे ही वह लड़ाई करते रहता है और बहुत सारे प्रेडिकमेंट उसे हंट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसे धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं है। वह जब भी प्रेडिकमेंट से लड़ता है तो वह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसे हीलिंग और कल्टीवेशन करने की जरूरत है। वह सोचता है अगर वह ऐसे ही लड़ता रहेगा तो और भी ज्यादा इंजर्ड होगा और सिर्फ इंजरीज से ही वह मारा जाएगा। जो सोचकर वह एक निर्णय लेता है और अपने प्राइम और मिडिल एज को दूसरे गु को दे देता है, जिसके बदले में सेकेंड गु उसे विजडम देता है, जिससे रेंजू के पास सोचने और समझने की ताकत आती है। अपने इंटेलिजेंस का यूज कर रेंजू बीस्टों से बहुत अच्छे से लड़ता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करता है और उसे यह मालूम चलता है कि स्ट्रेंथ के मुकाबले विजडम यूज करके वह ज्यादा अच्छे से इन बीस्टों का मुकाबला कर पा रहा है। और वह सोचता है कि मैं इन विजडम और स्ट्रेंथ गु का यूज करके अपने सारे गोल को अचीव कर सकता हूं, जिसको अभी तक मैंने अचीव नहीं किया। जिसके बाद उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और वह बहुत सारे प्रेडिकमेंट से लड़ता है, उन्हें मारता है, उनके मांस और ब्लड को खाता है और ब्लड को पीता है और ऐसे ही सरवाइव करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे वह ओल्ड होता जा रहा था
ओल्ड एज की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी, यहाँ तक कि उसके दांत तक झड़ गए थे, क्योंकि उसने अपने यूथ और मिडिल एज को उन दोनों गु को दे दिया था, जिस वजह से वह बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो गया था और अब उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपने शरीर को जमीन से उठा सके। उसी समय उसे चारों तरफ से प्रेडिकमेंट का ग्रुप घेर लेता है। वह ऐसे ही मुसीबत में था कि तभी उसे एक आवाज आती है, ह्यूमंस, तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आवाज स्ट्रेंथ गु और विजडम गु की होती है, जो जो रेंजू से कहते हैं, अब तुम हमें क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास हमें प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है। जिसके बाद वह रेंजू को छोड़कर वहां से चले। जो सब देखकर रेंजू बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वैसे भी वो चारों तरफ से प्रेडिकमेंट से घिरा हुआ था। उसे लगता है कि यह मेरा अंतिम समय है। लेकिन तभी तीसरा को उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन प्रेडिकमेंट से बचकर भागने में। जो सुनकर रेंजू कहता है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ना मेरे पास मेरी यूथ है, ना ही मेरी मिडिल एज, बस मेरे पास ये मेरी ओल्ड एज ही बची हुई है। अगर मैं तुम्हें इसे दे दूंगा तो मैं ओल्ड एज की वजह से तुरंत ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं कुछ सेकंड और जिंदा रह लूं, जब तक मैं रह सकता हूं। कम से कम मैं तुरंत तो नहीं मरूंगा। जो सुनकर थर्ड को कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा दिल चाहिए। जो सुनकर रेंजू कहता है, ठीक है, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अगर इस समय स्ट्रेंथ और विजडम को मेरे पास वापस आ जाते हैं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम्हारा कंपैरिजन, और वह सोचता है, अगर इस गु का कंपैरिजन स्ट्रेंथ गु और विजडम गु से किया जाए तो ये गु उनके सामने सिर्फ एक छोटी सी लाइट की तरह हो। लेकिन फिर भी रेंजू अपना दिल उसे देता है। रेंजू के दिल उसे देते ही अचानक से थर्ड गु बहुत सारी लाइटें निकालने लगता है। इस लाइट के संपर्क में जो भी प्रेडिकमेंट आते थे वह जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और चिल्लाकर कह रहे थे, ये तो होप गु है, भागो यहाँ से भागो। हम जितने भी प्रेडिकमेंट हैं, हमें होप गु से ही डर लगता है। और वह सब रेंजू को छोड़कर भाग जाते हैं, जो देखकर रेंजू सरप्राइज और स्पीचलेस हो जाता है। जिसके बाद सीन फिर हमें फेंगयुआन का दिखाया जाता है, जब उसी समय होप गु लाइट की रेस में बदलकर फेंगयुआन के बॉडी में एंटर करने लगती है और वे लाइट फेंगयुआन के दोनों किडनी के बीच जाकर इकट्ठा होने लगती हैं और एक सर्कल का फॉर्म लेने लगती हैं। फेंगयुआन को महसूस होता है कि जो प्रेशर उस पर पड़ रहा है वह कम हो गया है, वह लाइट के इंटर होने से कम हो रहा है। जो महसूस कर वह अपने कदम आगे बढ़ाता है। उसके हर एक कदम बढ़ाने पर होप गु लाइट की रेस में बदलकर उसके बॉडी में एंटर कर रही होती हैं और जाकर उस लाइट के सर्कल से मर्ज हो जाती हैं, जिससे वह बन रहा लाइट का सर्कल और ज़्यादा तेजी से ग्लो करने लगता है। लेकिन नदी के किनारे खड़े लोग एंटर हो रही लाइट को देखकर बहुत मायूस होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि इन होप गु की संख्या कितनी कम है। बहुत सारे एल्डर जो फेंगयुआन को देख रहे होते, उन्हें भी निराशा होती है। यहाँ तक कि क्लैन हेड फेंगयुआन को देखकर कहते हैं, ये तो ए ग्रेट टैलेंट के संकेत नहीं है। फिर हम फेंगयुआन को देखते हैं, जो अपने कदम बढ़ा रहा होता है और अपने मन में कहता है, अगर कोई 10 कदम चलता है तो उसके पास कोई कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है। 10 से 20 कदम डी ग्रेड टैलेंट है, 20 से 30 सी ग्रेड, 30 से 40 बी ग्रेड और 40 से 50 ए ग्रेड टैलेंट है। अब तक मैंने 23 कदम लिए हैं
फेंग युआन अपने मन में गिनते हुए कहता है 24, 25, 26 और 27। जैसे ही वह 27 कदम लेता है तो उसे कुछ ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो अपने बॉडी के अंदर महसूस करता है कि उसके अंदर बन रहा वो लाइट का सर्कल अपने लिमिट पर पहुंच गया है और वह ब्लास्ट होने वाला है। उस समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जितने भी पोर्स हैं वो बंद हो गए हों। उसे अपने माइंड में अलग ही तनाव महसूस हो रहा था और वह कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गया था। उसकी बॉडी नम हो गई थी, लेकिन अगले ही समय वह अपने होश में आ जाता है और महसूस करता है कि उसके बंद हुए पोर्स फिर से ओपन हो गए हैं, जो देखकर वह आराम की सांस लेता है। जिसके बाद वह अपने बॉडी को इसके बाद वो अपने बॉडी में हो रहे बदलाव को महसूस करने लगता है। वो देखता है कि उसके दोनों किडनी के बीच में एक अपर्चर सा बन रहा है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने मन में खुश होते हुए कहता है, मैं फाइनली अवेकन हो गया। मैं इमोटल इमोटल बन सकता हूँ। मैं इमोटल की राह पर चल सकता हूँ। जिसके बाद वह अपने मन को शांत करता है और फिर से अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस को नोटिस करने लगता है। वो अपने फेंग वन अपना पूरा फोकस अपने बन रहे अपर्चर पर लगा देता है और कहता है, अपर्चर एक स्मॉल वर्ल्ड की तरह है, या तुम इसे एक कंटेनर भी कह सकते हो, क्योंकि ये अपने अंदर प्राइमल क्यूआई को स्टोर करता है। हालांकि यह अपर्चर बहुत ही मिस्टीरियस और अनयूजुअल होते हैं, भले ही हमारे अदर ऑर्गन के साथ सेम स्पेस में होते हैं, लेकिन ये यहाँ होकर भी नहीं होते। तुम इसे ऐसा कह सकते हो कि ये इनफाइनाइटली ह्यूज है और सेम टाइम पर इनफाइनाइटली स्मॉल। कुछ लोग इसे पर्पल प्रीफेक्चर कहते हैं, कुछ इसे चाइनीज पूल, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसे प्राइमल सी अपर्चर ही कहते हैं। फेंग युआन देखता है अपर्चर की बॉडी स्फेरिकल शेप की है और उसके सरफेस को फ्लोइंग वाइट लाइट कवर कर रही होती है, जैसे कि किसी सरफेस पर थिन लेयर ऑफ लाइट की कोटिंग कर दी गई हो। ये लेयर ऑफ लाइट कुछ और नहीं बल्कि होप गु थे, जो उस समय एक्सप्लोड हुए थे। मेम्ब्रेन ऑफ लाइट अपर्चर को सपोर्ट कर रही थी ताकि अपर्चर कोलैप्स ना करे। अपर्चर के इनसाइड प्राइमल क्यूआई सी वाटर के फॉर्म में इकट्ठा हो रहा था। सी वाटर एकदम मिरर की तरह स्मूथ लग रहा था, जो ग्रीन ब्लू कलर शो कर रहा था और बहुत ही डेंस था, और साथ में उसमें हल्का सा कॉपर लस्टर भी था। फेंग युआन हमें बताता है सिर्फ गू मास्टर के फर्स्ट रैंक वाले लोग के पास ही ग्रीन कॉपरी प्राइमल इसेंस होता है, जिसे ग्रीन कॉपर सी कहा जाता है। सी सरफेस की जो हाइट होती है वो अपर्चर की हाइट के हाफ होती है, या कहें लगभग 44%। ये भी सी ग्रेड टैलेंट वालों की लिमिटेशन है। सी वाटर के हर एक ड्रॉप प्राइमल इसेंस है, जो फेंग युआन के सोल, वाइटैलिटी और इसेंस के कंडेंसेशन से मिलकर बनी है। ये उसके लाइफ का इसेंस है, जिसको उसने अपने पिछले 15 सालों में इकट्ठा किया है। यह प्राइमल इसेंस, फेंग युआन हमें बताता है, यही प्राइमल इसेंस का यूज कर गू मास्टर अपने गू को रेस करते हैं। फेंग युआन की बॉडी में भी यह अपर्चर फॉर्म ले लेता है। इसका यही मतलब है कि फेंग युआन फाइनली गू मास्टर के इनिशियल स्टेज में एंटर कर गया है। अब क्योंकि फेंग युआन का प्राइमल सी ओपन हो गया है, तो होप गू उसके बॉडी में एंटर करना बंद कर देते हैं। फेंग युआन सोचता है, जो प्रेशर मुझे अभी आगे बढ़ने से रोक रहा था, ऐसा ही कुछ मेरी प्रीवियस लाइफ में भी हुआ था, जिसके वजह से उसे एक सदमा सा लगा था। वह अपनी मेमोरीज में खो जाता है और अपने प्रीवियस लाइफ के फेंग युआन को देखता है कि कैसे वो एकदम टूट गया था जब उसे मालूम चला था कि उसका टैलेंट सी ग्रेड का है। वह कैसे अपने घुटनों पर आकर रो रहा था और मन ही मन कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सी ग्रेड के टैलेंट से अवेकन नहीं हो सकता। मुझे माफ कर देना मेरे यंगर ब्रदर। मैं तुम्हें अब प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा,
फैंग युआन अपने प्रीवियस लाइफ के फैंग युआन की ऐसी हालत देखकर एक अजीब सी स्माइल करता और बिना किसी इमोशन के पलटता है और भीड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एल्डर की आवाज आती है जो अनाउंस करती है, गु यूए फैंग युआन सी ग्रेट टैलेंट। ये सुनकर मानो क्राउड में हल्ला समझ जाता है। जितने भी टीनेजर होते हैं वो शौक होकर आपस में बात करने लगते हैं। क्या एल्डर ने जो कहा वो सच है? फैंग युआन के पास सिर्फ सी ग्रेड का टैलेंट है। उनमें से एक बंदा कहता है, हाँ हाँ, उसने सिर्फ 27 ही कदम लिए हैं। दूसरा कहता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो सिर्फ सी ग्रेड से अवेकन हुआ है। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई होगी। उसी भीड़ में हमारा फैंगजैन भी था। जैसे उसने एल्डर की आवाज सुनी कि उसका ओल्डर ब्रदर के पास सी ग्रेड का टैलेंट है, उसे मानो एक शौक सा लगा। उसे इस पर भरोसा ही नहीं हो रहा। उसने सोचा था उसके ओल्डर ब्रदर के पास जरूर ए ग्रेड का टैलेंट होगा। ये बात सिर्फ वही नहीं सोचता था बल्कि उसके आंट और अंकल भी यही सोचते थे। यहाँ तक कि क्लैन के जितने भी मेंबर थे वो भी यही सोचते थे कि फैंग युआन जरूर एक ग्रेट टैलेंट से अवेकन होगा। लेकिन आज उसका जस्ट अपोजिट हुआ। उसका ओल्डर ब्रदर सी ग्रेड का टैलेंट निकला, जिसके बाद हमें गुयू क्लैन हेड दिखाए जाते हैं जो फैंग युआन के सी ग्रेड के टैलेंट को देखकर बहुत ही निराश और गुस्से में होते हैं और कहते हैं, डैम इट, सिर्फ सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट। उनकी वॉइस से ही पता चल रहा था कि वो इस रिजल्ट से कितने डिसअपॉइंट हैं। फैंग युआन के ऐसे रिजल्ट को देखकर एल्डर भी आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि जरूर ये रिजल्ट में कुछ गलती हुई होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सब हमारे सामने ही हो रहा है। यहाँ कोई भी गलती कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी सी ग्रेड टैलेंट ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन जैसा टैलेंटेड बच्चा जो हर चीज में नंबर 1 था, वो कैसे सी ग्रेड का टैलेंट निकल सकता है? तभी दूसरा एल्डर कहता है, ऐसा तो जरूरी नहीं कि जो बच्चा किसी चीज में टैलेंटेड हो वो हमेशा एक ग्रेड से ही अवेकन हो। वह किसी भी ग्रेड से अवेकन हो सकता है, वो उसके लक पे डिपेंड होता है। अफसोस, जितने ज्यादा हाई होप्स होते हैं उतनी ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। गुयू क्लैन की जनरेशन पहले की जनरेशन की तरह नहीं रही। सीन हमें हमारे मेन कैरेक्टर फैंग युआन की ओर दिखाया जाता है जो इन सभी की बातें और इन सभी के फेस पे आ रहे रिएक्शन को देख रहा था। लेकिन वह अपने फेस पे जरा सा भी इमोशन शो नहीं करता। वह बिल्कुल एकदम शांत रहता है और क्राउड की ओर बढ़ते जाता है। तभी एकेडमी एल्डर लाउड वॉइस में चिल्लाते हैं, फैंग झैंग। लेकिन फैंग झैंग की तरफ से कोई भी आंसर उन्हें नहीं मिलता। वो दोबारा फिर से जोर से चिल्लाकर कहते हैं, फैंग झैंग आगे आओ। जो सुनकर फैंग झैंग के कानों में आवाज पड़ती है और वह अचानक से हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ एल्डर, मैं यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ। और वह भागते हुए रिवर की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसके पैर आपस में टकरा जाते हैं जिस वजह से वह उसी रिवर में गिर जाता है। जो देखकर सभी जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। जो देखकर क्लैन हेड भी डिसअपॉइंट होते हैं और कहते हैं, जैसे कि मैंने सुना था फैंग झैन के अंदर कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है। फैंग झैन बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो जगह बहुत स्लिपरी होने के कारण वह उड़ नहीं पा रहा होता, जिस वजह से क्राउड उस पर और भी ज्यादा उसका मजाक उड़ाने लगती है। जो देखकर फैंग जैन को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। लेकिन वह किसी तरह अपने बॉडी को कंट्रोल करता है और उठने की कोशिश करता है। वह अपना सर उठाता है। सर उठाते ही उसे उसके सामने उसका ओल्डर ब्रदर आते हुए दिखाई देता है। अपने ओल्डर ब्रदर को आते हुए देखकर वह उससे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पा रही होती। तभी फैंग युआन फैंग जैन के पास आता है और फैंग युआन फैंग जैन के कानों के पास आकर कहता है, आगे बढ़ो मेरे भाई, हमारी आने वाली फ्यूचर जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो सुनकर फैंग जैन थोड़ी देर के लिए नम पड़ जाता है। अपने भाई की बात सुनकर फैंग जैन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह अपने भाई के चेहरे पर बन रही
कामनेस को देखकर हैरान रहता है। वह सोचता है, अगर मैं अपने भाई की दर पर होता और मैं सी ग्रेट टैलेंट से अवेकन हुआ होता तो मैं इतना काम कभी भी नहीं रह पाता। वह खड़ा होता है और अपने सर को झुकाए इसी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसे नहीं पता था कि वह कौन सा मैराक्युलस सीन क्रिएट कर रहा है। फैंग जैन अपने होश में बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर कैसे कैसे उसका भाई इतना काम रह सकता है, और यही सोचते सोचते वह आगे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वह धीरे धीरे फैंग झैंग वो काम करके दिखा देता है जिस जो अब तक किसी ने नहीं किया था। वह ऑलरेडी फ्लावर सी के डीप में पहुंच चुका था। वह लगभग 43 स्टेप क्रॉस कर चुका था, जो देखकर एक एल्डर बहुत जोर से चिल्लाते हैं, ओह माय गॉड, ए ग्रेट टैलेंट, ए ग्रेट, रियली ए ग्रेट टैलेंट। ऐसा लग रहा था कि एल्डर अपना होश ही खो बैठे हुए और वह जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं, सच में ए ग्रेट टैलेंट। आखिरकार 3 साल हो गए हैं जब से कोई भी ए ग्रेड का टैलेंट हमारे गुयू क्लैन में अपीयर नहीं हुआ। फाइनली हमारे क्लैन में ए ग्रेड का टैलेंट अवेकन हो गया है। जो भी एल्डर अंधेरे में बैठे हुए ये सीन को देख रहे होते हैं, वो भी कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं और जोर जोर से हंस हंस कर कहते हैं, फाइनली हमारे हमारे क्लैन को ए ग्रेड का टैलेंट मिलेगा। फैंग जैन के एक ग्रेट टैलेंट से अवेकन होने की वजह से सभी एल्डर बहुत ही खुश हो रहे थे। उनमें से कुछ तो एल्डर फैंग झैंग को लेकर लड़ने लगते हैं, खासकर एल्डर ची लियान और मो चैन। एल्डर ची लियान कहते हैं, फैंग ब्लड लाइन हमारे ची ब्लड लाइन से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो आमतौर पर फैंग झैंग को हमारा ची क्लैन ही रेस करेगा। जो सुनकर मो चैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उनकी बात बीच में काटते हुए कहते हैं, एल्डर ची लियान कुछ तो शर्म करो, फैंग झैंग को हमारा मो क्लैन ही रेस करेगा। लेकिन उन दोनों के बीच में क्लैन हेड आ जाते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं कि फैंग झैंग को मैं यानी क्लैन हेड रेस करूँगा। अगर तुम लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह बोल सकता है। क्लैन हेड की बात को सुनकर एल्डर ची लियान और मो चैन दोनों ही शांत हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।